हाय एवरीवन, दिस इज रविश। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे बच्चों का एग्जामिनेशन है अभी, बिहार बोर्ड के बच्चों का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही फेमस टीचर हैं, सोनू सर। तो सोनू सर से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अभी। तो अभी पूरा लेक्चर भी सोनू सर 30 मिनट पढ़ाने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर क्या पढ़ाने वाले हैं आज? आज हम टाइम एंड टेंस का टॉपिक क्लियर कराएंगे बच्चों को। तो टाइम और टेंस से कितने नंबर का इससे आता है सवाल? बिहार बोर्ड से लगभग 8 नंबर यहाँ पे इन लोगों का फिक्स है। आप लोग बस आधा घंटा टाइम दे दीजिए यहाँ पे सोनू सर के साथ, आपको 8 नंबर का यहाँ से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। चलिए आप लोग वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, हम आपके बीच एक बार आ चुके हैं एक लंबे समय के बाद। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, टाइम एंड टेंस। और ये जो टॉपिक हमारा है, बिहार बोर्ड से सबसे ज़्यादा नंबर दे पाएगा, हाई स्कोरिंग मार्क्स दे पाएगा। लगभग 8 नंबर का प्रश्न हम लोग इससे टेकअप कर पाएंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग कि क्या है टाइम एंड टेंस और कैसे हम लोग इसको आसानी वे में एकदम आसान तरीके से कैसे हम इसे समझ पाएंगे। टाइम एंड टेंस में दो वर्ड आपके सामने है, टाइम और टेंस। समय और काल दोनों को हम लोग पहले बारी बारी समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम लोग टाइम को ही टेंस बोल देते हैं, टेंस को ही टाइम बोल देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम क्या होता है, और टाइम जानने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि टेंस क्या होता है। तो टाइम आपका एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। नॉन ग्रामेटिकल टर्म का मतलब होता है वह जो ग्रामर से संबंध नहीं रखता है, यानी इसका सीधा संबंध ग्रामर से नहीं होता है। टाइम क्या होता है? तो इससे गुजरने वाले दिनों, महीनों तथा वर्षों का बोध होता है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम का मतलब होता है जिसमें हमें ग्रामर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें यही देखना होता है कि समय किस तरीके से आगे बढ़ता है, जिसमें हमारा डेज हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। इसके अलावे जब भी हमें कन्फ्यूजन होता है कि टेंस और टाइम दोनों एक ही है, तो हमें ध्यान देना है कि टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म से, लेकिन टेंस जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है। और यही कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे तो हमेशा के लिए हम समझ जाएंगे कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। इसमें आप देखिएगा नॉन ग्रामेटिकल टर्म, नॉन ग्रामेटिकल टर्म को ही हमें ध्यान रखना है। नॉन ग्रामेटिकल टर्म का मतलब होता है इसका सीधा संबंध ग्रामर से नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो यह हमें डेज, मंथ और ईयर्स के बारे में बताता है। आप देखे होंगे कि टेंस के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम किसी संस्था में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन टाइम को जानने के लिए हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उससे भी अगर आप पूछते हैं कि टाइम क्या है, तो आसानी से बता सकता है कि टाइम आपका समय, दिन, महीना और साल है। आगे बढ़ते हैं। इसे पूरे विश्व में 3 भागों में बांट दिया गया है। टाइम को 3 भागों में बांट दिया गया, हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हमारा पास्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रेजेंट के बारे में, उसके बाद फ्यूचर। पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो वर्तमान है, और फ्यूचर जो हमारा होने वाला है। ठीक। सबसे बड़ी बात है इसमें कि यह भाषा से स्वतंत्र है। यह भाषा से स्वतंत्र है, यानी कि टाइम को जानने के लिए हमें भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। एक शॉर्ट में और बता देते हैं। टाइम आपका एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें किसी भी तरह का ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। यह पूरे विश्व में 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और तीसरा आपका यह भाषा से स्वतंत्र है। अगर ये 3 बात तो
को आप समझ लेते हैं तो टाइम के बारे में आप समझ जाइएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने हम रख रहे हैं वो टेंस, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और टेंस के बारे में लगभग सबको जानकारी होता है, फिर भी हम थोड़ा इसे और आसान तरीके से आपके बीच लेकर आ रहे हैं। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, यही बात आपको समझना है कि टेंस का सीधा संबंध ग्रामर से, व्याकरण से। अगर हम टेंस सीखना चाहते, जानना चाहते हैं तो उसमें इस बात को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रामर पढ़े बगैर हम टेंस को जान नहीं सकते। यह वर्ब का वह रूप है जो समय बताता है। टेंस डिनोट टाइम को करता है। टेंस से हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है वह प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है कि फ्यूचर में चल रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं तो वर्ब के रूपों और रूपों के समूह का यह बोध कराता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के विभिन्न रूपों को अध्ययन को हम काल बोलते हैं, यानी वर्ब का फंक्शन। जैसे आप पढ़े होंगे V1, V2, V3, V4, V5, इनका सारा जो कंडीशन हमें जानना होता है, फंक्शन हमें जानना होता है, वह हमें टेंस में जानते हैं। यानी वर्ब का पांचों रूप का हम फंक्शन टेंस में पढ़ते हैं। इसमें हमारा प्रेजेंट टेंस भी क्लियर हो जाता है, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस हमारा क्लियर हो जाता है। एक बात और इसमें समझना है कि टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के किसी खास समय की अवधि को दर्शाता है। फिर से हम एक बार टेंस के बारे में आपके बीच बात रखता हूँ। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस का सीधा संबंध आपका व्याकरण से है। ग्रामर जाने बगैर हम टेंस को नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेंस क्या है, तो टेंस वर्ब का फॉर्म है जिसका स्टडी हमें करना पड़ता है। तो अब हमारे बीच आता है कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। तो बस एक अंतर है कि टेंस आपका ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम्स हमारा नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। एक हमारा समय से, एक हमारा व्याकरण से जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा व्याकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। इन्हीं दोनों का मिक्सअप जो लेसन हम आपके बीच रखने जा रहे हैं वो टाइम एंड टेंस है। कि उस लेसन को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाता है। जिस सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं वो फ्यूचर में चला जाता है, जिसको हम फ्यूचर में समझते हैं वो प्रेजेंट में चला जाता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इस टॉपिक को आपके बीच लाए हैं। तो चलिए आज हम लोग टेंस का टाइम के साथ रिलेशन करते हुए जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस, उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेंस है टेंस हमारा तीन भागों में बढ़ जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि तीनों से हमें चार चार कंडीशन देखना होता है। प्रेजेंट में भी चार कंडीशन हमारा होता है, पास्ट में भी चार कंडीशन और फ्यूचर में भी चार कंडीशन। प्रेजेंट में जैसे हमारा इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर में भी होता है। आज हमारा जो यह लेक्चर आधारित है वो केवल और केवल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। और इसको आप इतने बेहतर तरीके से समझिए, इतने बेहतर तरीके से सुनिए ताकि एग्जाम में इसे प्रश्न आए तो बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपके सामने दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट। पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद V5 और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ब का 5 फंक्शन जो होता है उसमें दो ही फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। पहला हमारा V1 और दूसरा हमारा V5। इसके अलावे भी हमारा इसमें दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट हो गया, इज एम-आर हो गया, नाउन या एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए आते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में टोटल हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टोटल हमें 10 नियम पढ़ना है और 10 को बहुत अच्छे से हम लोग समझे क्या कहता है। पहला जो इसमें रूल है
इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में चलने वाले अस्थायी कार्य के लिए होता है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा वीडियो हम आपके सामने स्लो कर देते हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे इस चीज़ को आपके सामने रखेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा जो है वो परमानेंट वर्क के लिए होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखना है कि परमानेंट यानी कि हमारा जो काम होता है वो अस्थायी काम होता है। जैसे आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लिए तो उसी दिन से वहाँ के लिए आप अस्थायी स्टूडेंट हो गए, तो वहाँ आपका पढ़ाई करना, वहाँ के सर का ठीक ना क्लासेज लेना, ये सारी चीज़ें परमानेंट एक्शन में आता है। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो उसमें आप भरपूर कोशिश कीजिएगा कि वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप इन्हीं दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ऑप्शन में आप लोगों को इज एम आर देता है, वाज वेयर देता है, हैज हैव देता है, विल शैल देता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इज एम आर के साथ ही आप बने रहिएगा। तो पहला नियम आपके बीच है कि इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में चलने वाले अस्थायी कार्य के लिए होता है। अस्थायी कार्य अभी हमने बताया, परमानेंट जो वर्क हमारा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाए और 5 दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं है। बीच में हमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमारे एक्शन परमानेंट रहेगा तो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो भी एक्शन हमारा अस्थाई होता है उसमें जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो V1 या V5 का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हिज फादर वर्क्स इन अमेरिका। उनके पिताजी काम करते हैं अमेरिका में। तो यहाँ पे पता चलता है कि उनके पिताजी अमेरिका में काम करते हैं तो अमेरिका में रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि 5 दिन के लिए गए हैं अमेरिका में और वहाँ से फिर उन्हें आना है, तो उसको हम इस सेंटेंस के तहत नहीं रखेंगे, उसमें हो जाएगा कंटिन्यूअस। उसके पिताजी अमेरिका में काम कर रहे हैं, अस्थाई। लेकिन जब काम करते हैं इसका मतलब है अस्थाई, और अस्थाई के लिए आप V1 या V5 में से कोई एक वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद आते हैं रीड मतलब पढ़ना। तो अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे अस्थाई नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ उसके कैरिकुलम से हम बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन गए उसके बाद हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो फिर वह स्कूल आप एक्शन लेता है और आपका नाम कट करके आपको आउट कर देता है। तो कहीं भी अगर हम पढ़ाई करते हैं, कहीं भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पे अस्थाई नहीं होते हैं बल्कि अस्थाई होते हैं और परमानेंट वर्क रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि V1 या V5 में से किसी एक को आप पुट कीजिएगा। इसके साथ पहला नियम हमारा होता है समाप्त। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। एक वर्ड है, इस वर्ड को ही हमें समझ लेना है और उस वर्ड को समझने के बाद ये नियम आपका हो गया। यूनिवर्सल का मतलब होता है वह काम जिस काम को हम भी सही मानते हैं, आप भी सही मानते हैं, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग उस काम को सही ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ में अगर हम लोग कोई भी अंक को जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका मेथड है उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब 2 और 2 को एक साथ जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 2 और 2 को एक साथ जोड़ के हम 10 नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो किसी का हिम्मत नहीं है कि सूर्य को पश्चिम में उगा दें। तारे रात में चमकते हैं तो किसी का कैपेसिटी नहीं कि तारे को दिन में चमका दे, ये नेचर के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें नेचर के साथ जुड़ी हुई है, जो भी फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, सब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा सिंपल प्रेजेंट के साथ बना रहता है। इसमें भी हमें V1 और V5 का ही सहारा लेना पड़ता है। इसमें देखिए एक हमारा एग्जाम्पल है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हम सोचेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो घूम रही है मतलब अस्थाई, और अस्थाई अगर ऐसा रहता तो ये संसार ही नष्ट हो गया होता। ये अस्थाई एक्शन है, घूमती नहीं है बल्कि घूम रही है नहीं बल्कि घूमती है। ये हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। कहने में तो यही लग रहा है कि घूम रही है, लेकिन ये गलत है, घूमती है, क्योंकि वह अस्थाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
आगे है हमारा सन जो है हमारा पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और सबसे अच्छा तो एग्जांपल है वाटर इज मेड, यानी पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा, यानी पानी का निर्माण होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के वाटर का निर्माण कर दे। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम आसानी से समझिए और अच्छे से सुनिए, सुनिएगा, ये दिमाग में आपका छप जाएगा, क्योंकि जो बात हम बता रहे हैं यह बात महसूस करके बता रहे हैं, किताबी बात नहीं बता रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में एक चीज़ और आप देखिएगा, जो चीज़ हम अपने से नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ नेचर में है, जो चीज़ होना फिक्स है, वह हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समाप्त करना है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सभी नियम पे ध्यान दिया जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करा पाए। तीसरा हमारा है स्टेंस का प्रयोग वर्तमान की आदत बताने के लिए होता है, हैबिट, आदत। जो काम हम बार बार करने लगते हैं वो हैबिट हमारा होता है, आदत हो जाता है। जैसे सुबह में हम लोग को जगना है 5 बजे, तो कुछ दिन दिक्कत होगा, अलार्म के माध्यम से हम जगेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम ऑटोमेटिकली ही 5 बजे जग जाएंगे, हमें किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें कोई जगाए ना ही अलार्म बजे तो हम जगेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है नेचर के साथ जुड़ जाता है। अगर कोई भी काम हम बार बार करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वीडियो ही बना रहे हैं, बार बार वीडियो बनाने लगेंगे तो जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचने लगेगा। मैटर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस मैटर को कितने टाइम में आपके बीच पहुंचाना है, ये एक चैलेंज रहता है एक टीचर के लिए। यही आप क्लास में होते तो इस बात को और थोड़ा सा हम सब विस्तार तरीके से लेके चलते। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म में एक बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा पाए। हैबिट, आदत, यही आदत होता है जिसकी वजह से अगर किसी को चाय पीने का आदत है तो किसी के घर वो जाए, कितना भी अच्छा उसको कोई खाना खिला दे, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटकते रहेगा कि कहाँ से हमें चाय पीने को मिल जाए। ये आदत होती, जल्दी छूटती नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट, हमारे बच्चों से हमारा हमेशा से यही कहना है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि बैठ कर पढ़िए और टेबल और चेयर का इस्तेमाल कीजिए, उस पे पढ़ने से आपकी आदत लगेगा, लंबे समय तक आप पढ़ पाए। कभी बेड पर बैठ के मत पढ़िए। आदत बहुत ही अच्छा भी माना जाता है और आदत बहुत खराब भी माना जाता है। मधु एक लड़की है, इसका आदत बढ़ गया है जगने का। कितना, कब जगती है तो सुबह में जगती, इसका आदत पड़ गया कि जब जगेगी तो सुबह में ही जगेगी। उसके बाद राहुल है, राहुल कहता है कि मैं सोने के लिए चला जाता हूँ 9:30 पे। हम भी यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है रात में नींद प्रॉपर ले, चूँकि परीक्षा नज़दीक है और ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई ना करे, प्रॉपर नींद ले और जब पढ़ने बैठे तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपनी चीज़ों को देखे और कोशिश करे कि ये जो सेलफोन है, मोबाइल है, उसको स्विच ऑफ कर दे, 4-5 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दे और आराम से लगे रहे। ये आपके लिए एक बेहतर हैबिट माना जाएगा। और यहाँ पे एक और है सी, जो कहती हैं कि मैं चाय लेती हूँ, चाय पीती हूँ डेली। डेली मतलब रोज, तो जो काम रोज होता है वो हमारे हैबिट में आ जाता है, हमारे आदत में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो जब भी आएंगे ज़्यादातर बताने की कोशिश करेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से वर्ड हैं आपके सामने? डेली है, एवरी डे। देखिए जिसमें भी हमारा एवरी वर्ड लग जाता है वह हमारा आदत का भाव प्रकट कर देता है। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, जैसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक शाम, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक साल। यहाँ से अलग हो जाता है। वंस अ डे, दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, सप्ताह में 2 बार, महीने में 2 बार। ऑलवेज, हमेशा। सेल्डम, मुश्किल से। नेवर, कभी नहीं। हार्डली, मुश्किल से। स्कार्सली, मुश्किल से। रेयरली, मुश्किल से। हैबिचुअली, आदतन। यूजुअली, प्राय। जनरली,
आमतौर पे, समटाइम्स कभी कभी। जितने भी वर्ड्स है आपसे जाना पहचाना वर्ड्स है, कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आप नहीं देखेंगे। हो सकता है ये जो वर्ड है वंस और ट्वाइस, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, स्कार्सली, रेयरली पहली बार देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर वर्ड आप पहले से जानते हैं। ये सारे के सारे वर्ड दोस्त हैं। कौन से टेंस के दोस्त हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के दोस्त हैं। जब आएंगे तो उन्हीं में आएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप केवल 2 ही वर्ब का चयन कीजिए, या तो V1 या तो V5, इसी दोनों का चयन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ आपका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए डेली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपके परीक्षा में फिल करने को आएगा। यहाँ पे दे देगा आपको, गो दे देगा, गोज दे देगा, वेंट दे देगा। आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें से कौन लेगा। क्योंकि सी है तो गो नहीं होगा, यहाँ पे हमने गोज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी देखिए वंस अ मंथ आया है, जिसकी वजह से यहाँ गो लगा। यहाँ पर भी देखिए आपका सेल्डम आया है, जिसकी वजह से गोज लगा। कहीं ना कहीं इशारों में ये शब्द बता देते हैं कि हमें कौन से टेंस के साथ जुड़ना है, और हमें ये शब्द अगर आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ना है। आते हैं अगले नियम पे। चौथा नियम क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? तो कह रहे हैं कि टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स, स्थिति, अवस्था के बारे में भी बताता है। तो सबसे पहले आते हैं विचार। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत दिखती है। जैसे मान लीजिए हम बक्सर से हैं और जैसे ही हम जाते हैं नौलखा टेम्पल, जैसे उसको देखते हैं कहते हैं इट लुक्स ब्यूटीफुल। वहाँ 10 लोग होते हैं, कहते हैं कि क्या सर आपने बोला? तो मैंने बोला कि यह बहुत खूबसूरत दिखता है। तो वहाँ पे हमने अपने विचार को लोगों के बीच रखा और विचार को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद आगे आते हैं बिलीफ इन गॉड, मैं विश्वास करता हूँ भगवान में। यहाँ पे क्या है, यहाँ फीलिंग्स की बात हो रही है। भगवान के साथ जुड़ना फीलिंग्स होता है, और माता पिता के साथ भी जुड़ना फीलिंग्स होता है, सर के साथ भी जुड़ना फीलिंग्स होता है। आज यही फीलिंग्स की कदर लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग विचारों में खोए रहते हैं, थॉट्स में खोए रहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि विचारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों की फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है। तो वो भी हमारा किस टेंस में आ जाएगा? वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और इसमें कंडीशन है अवस्था, स्टेटस। जैसे मैं आपके सामने एक टीचर के रूप में, आप बैठे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, आप एक स्टूडेंट के रूप में हैं, और हम दोनों लोग की अवस्था है, हम एक टीचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं और आप लोग एक विद्यार्थी के रूप में अपना काम कर रहे हैं। दोनों लोग अपने अपने काम से जुड़े हुए हैं। तो 3 वर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड हमारा है थॉट्स है, दूसरा हमारा फीलिंग्स है, तीसरा हमारा स्टेट है। थॉट्स विचार, फीलिंग्स भावना, स्टेटस हमारा अवस्था। ये तीनों डिनोट करता है कि आप कोशिश कीजिए, इसको समझिए और इसमें यही V1 या V5 में से 2 वर्ब के साथ जुड़े रहिए, और कोई भी V2, V3, V4 का सहारा इसमें ना लीजिए। 5वां नियम क्या कहता है? इस टेंस का प्रयोग भविष्य की किसी निश्चित योजना के लिए होता है। फिक्स प्लान, फिक्स प्लान, जो भी योजना हमारा फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो है निश्चित योजना है। इस पे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि अब फरवरी का मौसम है और शादी विवाह निश्चित होने लगा है। हम लोग के यहाँ कार्ड जब आता है तो हम लोग उसमें से फिक्स करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है। तो जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, लेकिन उसको हम वर्तमान में ही अगर फिक्स कर देते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम आपके बीच रखेंगे। आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला फिक्स है, 100% फिक्स है। कोई दिक्कत उसमें नहीं है कि नहीं होगा, चाहे आपका सेंटर इधर उधर बदलेगा। तो एग्ज़ाम फिक्स है, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट के ही साथ जुड़िएगा, फ्यूचर के साथ मत जुड़िएगा। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे छोटा भाई है, उसका मैरिज होने वाला है, ठीक।
तो होने वाला है, तो मान लीजिए कि उसका मैरिज 5 मई को फिक्स हो गया या 5 जून को फिक्स हो गया, तो 5 जून को फिक्स हो गया तो हम उसके लिए मैनेजमेंट 5 जून या 5 मई को ना करेंगे, बल्कि उसका मैनेजमेंट हम अभी से करना शुरू कर देंगे। तो जो भी घटना भविष्य में होने वाली है लेकिन उसका मैनेजमेंट हमें वर्तमान में ही करना है, तो भले ही हिंदी उसमें गा गेगी लगा हो, ठीक ना, या आपका शैल विल लगा हो, उसको हम ध्यान देंगे ही नहीं, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे बक्सर में नीतीश कुमार का आना है फरवरी में, तो कोई एक डेट फिक्स हो गया, तो अब उस डेट पे ही मैनेजमेंट बक्सर का नहीं होगा, बल्कि उससे पहले ही सारा मैनेजमेंट लोग देखते रहेगा, कोशिश करेगा कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत उन्हें ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपके बीच रख रहे हैं, ये जो योजनाएं हैं निश्चित है, और इस योजनाओं में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो योजनाएं निश्चित हो जाती है उसको भरपूर कोशिश करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में ही जगह दें। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके बीच आ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है द CM कम्स हियर टुमारो। आप एक प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर कहाँ पे हमें चुनने को आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे खाली स्थान देगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ जा सकता है कम, कम्स, केम, कमिंग, इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। उसमें आप कोशिश कीजिएगा या तो वर्ब का पहला रूप या तो वर्ब का पांचवा रूप, इसमें से कोई एक ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा सी गोज टू लंदन ऑन 5 जुलाई। वह जाएगी, कहाँ जाएगी? 5 जुलाई को लंदन जाएगी। ये बताइए उसको लंदन जाने के लिए इतना आसान तो नहीं है, पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों को करेगी और करते ही वो डेट उसका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखिएगा टुमारो लगा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 5 जुलाई लगा है, दोनों डिनोट कर रहा है फ्यूचर को। फिर भी हम इसको फ्यूचर में नहीं रख रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट में रख रहे हैं, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। कॉलेज खुलेगा, कब खुलेगा? जुलाई में। तो खुलेगा यानी गागेगी, अर्थ से तो लग रहा है कि ये फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट में है, क्योंकि हमारा कॉलेज फिक्स है कि खुलेगा। तो कब खुलेगा? जुलाई में। ऐसा नहीं है कि जुलाई में कह के और अगस्त में या सितंबर में खोला जाए, तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट कॉलेज का खराब हो जाएगा, इमेज कॉलेज का खराब हो जाएगा। तो जो भी चीज़ फिक्स हो जाता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, उसको हम फ्यूचर में जाने नहीं देते। अगला जो हमारा नियम है रूल नंबर 6, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 2 वर्ड एडवर्ब के रूप में आपके बीच आ रहे हैं। पहला वर्ड है हियर, दूसरा वर्ड है देयर। अगर इन दोनों वर्ड से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और उसके बाद लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है, तो भरपूर कोशिश करना है कि इन दोनों सेंटेंस में बातों को समझने के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा हियर हो गया, ये लास्ट में हमारा जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। 2 ही बात तो ध्यान देना है इसमें, दोनों बातों को ध्यान रखकर ये खाली स्थान जो दिख रहा है, इस खाली स्थान में आपको भरपूर कोशिश करना है, इससे ज़्यादा हमें आगे जाना नहीं। एक 2 बात है, फिर से देख लीजिए, ये दोनों वर्ड है, जाना पहचाना है, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद लास्ट में देंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है कि नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करना है। ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब का गतिविधि हम जान रहे हैं, उसका फंक्शन जान रहे हैं। 5 प्रकार का होता है वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो पहला लिखेंगे या तो पांचवा, इन्हीं दोनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और है हमारे पास V2 है, V3 है, V4 है, आगे जो टेंस है उसमें हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये नियम तो और बेहतरीन है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज आता है और उसमें फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे, तो वहाँ पे अब एक बात आपको ध्यान देना है, शर्त का बोध कराता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है।
इसमें ध्यान देना है कि अगर कोई भी सेंटेंस में दो तरह का क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो परिणाम का भाव प्रकट करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो शर्त का भाव प्रकट करता है। तो शर्त वाला जो वाक्य होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में जगह देंगे और परिणाम वाले वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर में जगह देंगे। जैसे हम शर्त रख रहे हैं, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को अंतिम तक देखोगे तो आप लोग टाइम मेंटेनेंस का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो दोनों हमारा है आगेगी यानी फ्यूचर है, लेकिन शर्त वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में जगह देंगे और परिणाम वाले को हम सिंपल फ्यूचर में जगह देंगे। देखिए एग्जांपल है, ये है हमारा रिजल्ट, ये है हमारा परिणाम। आप पास हो जाओगे यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, तो कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो पास होना तो दिक्कत है। ठीक, कोचिंग में बच्चे आते हैं या किसी स्कूल में कहीं भी मान लीजिए आप जाते हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट शर्त रखता है कि आपको रेगुलर क्लास आना है। रिजल्ट कैसा आएगा? जब रेगुलर वहाँ पे रहिएगा तो आपके अनुसार रिजल्ट रहेगा जो आप सोचे हैं, जितना बेहतर रिजल्ट आपने सोचा है। और आप सोचिएगा कि एडमिशन तो हो गया ना, सप्ताह में 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, तो फिर जैसा आप रिजल्ट उम्मीद किया वैसा रिजल्ट आपका आने वाला नहीं। ठीक, हमारे यहाँ जब गेस्ट कोई आता है घर पे तो हमारी परंपरा रही है कि जब लास्ट में जाता है तो कुछ ना कुछ पैसा हमें दे के जाता है। हम लोग कितने भी बड़े हो जाए हम लोग मना नहीं कर पाते, हम लोग ले लेते। से पता चलता है कि वो एक शर्त रख के गए कि हाँ हम तुमको पैसा देंगे, तो परिणाम क्या निकलेगा कि जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ें हर जगह लागू होती है। आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो शर्त क्या रखते हैं कि स्वच्छ हमें फल या सब्जी मिलेगा तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा दे पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शर्त परिणाम से जुड़ी होती है। सबसे बड़ी बात है कोचिंग संस्थानों में यदि आप समय पर फीस जमा कर देते हो तो सर लोग का पढ़ाने में मन लगने लगता है। यदि आप पैसा जमा कर दोगे समय पे तो सर लोग बेहतर तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को मानता नहीं हूँ। मैटर नहीं करता है कि आप फीस देते हैं कि नहीं देते, मैटर करता है कि आप पढ़ने वाले हैं तो टीचर है तो बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से क्या करेगा, पढ़ाएगा। चलिए अगला हमारा है, यही है, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो शुरू में भी आपका आ सकता है इफ और बीच में भी आ सकता है यू विल गेट अ जॉब इफ़ यू कम हियर। यदि आप यहाँ आओगे तो आपको नौकरी मिलेगा। अब ऐसे तो प्लेसमेंट बक्सर में नहीं है कि किसी को हम बुलाए बक्सर में और उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन यही लोग अगर अपने रिलेटिव से बात करते हैं दिल्ली या गुजरात, सूरत, वहाँ पे लोग बुलाते हैं यदि तुम यहाँ आओगे तो यहाँ नौकरी तुम्हें मिल जाएगा। तो शर्त रखा जा रहा है दिल्ली जाने के लिए, सूरत जाने के लिए, परिणाम क्या निकलता है, नौकरी मिलेगा। लेकिन हम तो कहेंगे आप बक्सर में रहिए और अपने होम सिटी में रहिए, आप कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर काम करने का, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला नियम हमारा है, थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे है, मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में। ध्यान रखिएगा, जैसे क्रिकेट मैच कल हम देख रहे थे, इसमें हमारे बिहार के उभरते हुआ सुपरस्टार ईशान किशन ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब कोई खिलाड़ी दोबारा आता है तो बहुत मजबूती के साथ आता है। कहा भी गया है घायल शेर पहले से भी क्या होता है, खतरनाक होता है। तो आप देखे होंगे क्रिकेट मैच जब टेलीविज़न पे चलता है, स्क्रीन पे आता है तो वहाँ एक वर्ड लिखा रहता है लाइव। इसका मतलब होता है कि जैसे प्रसारण वहाँ पे चल रहा होता है ठीक वैसे ही हमारे सामने आ रहा है। वहाँ पे एक दो उस प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे होते हैं और उस बात को बता रहे होते हैं, कमेंटेटर जो होते हैं, तो
कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर हम इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का करें। ग्रामेटिकल तो उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने है, तेंदुलकर रन्स आफ्टर। महान खिलाड़ी भारत के तेंदुलकर गेंद का पीछा करते हैं, गेंद को पकड़ते हैं और फिर उसको स्टंप पर फेंक देते हैं। ये सारी घटनाएं पास्ट में हुई। चूँकि वहाँ से हमें बोलकर दर्शक को बताना है तो सारी की सारी बातें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ रखेंगे, उसमें हम पास्ट का कोई बात ही नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ज़रूर आप लोग को पढ़ना चाहिए। बहुत प्रिंट मीडिया धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। तो हम तो चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट पर डे न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसका बौद्धिक ज्ञान बहुत उच्च स्तर तक पहुंचेगा। और कोई भी अच्छे पोस्ट के लिए जब आप लास्ट में चयनित होते उसके पहले जो इंटरव्यू आपका होता है उसमें पेपर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला नियम है कि पेपर में जो भी चीज़ छपता है तो उसको लेटेस्ट करने के लिए, हाल फिलहाल का बताने के लिए कोशिश किया जाता है कि उसको किस चीज़ में लिखा जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाए। 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। 3 गो कैदी भाग गए। कहाँ से भाग गए? जेल से। ये घटना पास्ट की है लेकिन चूंकि इसको दिखाना है हमें प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब कोई भी घटना पेपर में लिखी जाती है तो भले ही वो पास्ट में हो लेकिन उसको प्रेजेंट में लोगों के सामने फ्रेश तरीके से समाचार प्रस्तुत करने के लिए हम उसको सिंपल प्रेजेंट का सहारा देते हैं। तो अंतिम नियम है और लास्ट नियम कहता है कि भूतकाल की घटना को, पास्ट की घटना को सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में अगर कोई भी घटना घटी और वो घटना को हमें आपके सामने जोरदार तरीके से प्रस्तुत करना है, स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे है, एक गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का एक दल, अटैक आक्रमण किया विलेज गांव पर, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। यहाँ पे जो वर्ड है ये पास्ट डिनोट कर रहा है। फिर भी ये घटना को हम जोरदार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे पास्ट को ना रखकर सिंपल प्रेजेंट के साथ जुड़ रहे हैं। अभी हमने आपके बीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का 10 नियम रखा। मैंने भरपूर कोशिश किया कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखकर भेजिएगा, हम और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं, चूँकि प्रेजेंट टेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। थोड़ा थोड़ा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग परीक्षा में अगर कुछ देख कर जाइएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा और जगह जगह हेल्प करेगा। चलिए आते हैं दूसरे टेंस पे। परिवार का एक परिवार का 4 बेटा, तो एक बेटे का कंडीशन तो हम बता दिए, 10 कंडीशन 10 हरकतों के बारे में उसके बारे में बताए। अब हम आते हैं परिवार के दूसरे बेटे के बारे में जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, अस्थाई। कोई भी चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, वो इसमें आएगा। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं टाइम मेंटेनेंस, तो हमारी सारी घटनाएं कंटिन्यूअस। यहाँ पे तो हम मूर्ति की तरह खड़े नहीं हैं, चहलकदमी कर ही रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारा कैमरा है वो हमें कैच कर रहा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, यानी जो भी चीज़ यहाँ हमारे आसपास चल रही है सब में मूवमेंट है और सारी की सारी कंटिन्यूअस। तो अगला हमारा टेंस यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चों का सबसे फेवरेट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का चौथा रूप आता है और टेंस में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए, बहुत एक्साइटेड होता है। टेंस चाहे कोई भी हो कोशिश करता है कि हम आईएनजी लगाएंगे तो लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट, इज, एम, आर, बिफोर और ऑब्जेक्ट के साथ ये कौन कौन सा नियम है जिसके साथ ये हमारी मदद करेगा। ठीक,
इसमें पहला हमारा नियम कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के समय जारी हो। अभी मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग कर रहा हूँ आपके बीच, तो जितनी भी सारी घटनाएं हमारे आसपास चल रही हो सारी की सारी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी आप मेरे सामने बैठे रहें, अगर बैठे होते तो आप भी कंटिन्यूस में होते, क्योंकि आपका शरीर हिल रहा होता। कभी कभी बच्चों से ट्रांसलेशन यूँ ही लोग पूछ देता है कि बताओ मैं खड़ा हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा। आप कहिएगा आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूँ आई एम सिटिंग, मैं सोया हूँ आई एम स्लीपिंग। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि आपका बॉडी हिल रहा होता है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में बोलने के समय जो भी घटनाएं होगी वो सारी की सारी कंटिन्यू। अभी तो मान लीजिए कि फरवरी है, आगे चल के आपका अप्रैल मई में आपका पंखा चलेगा, तो उस समय अगर वीडियो बनाएंगे तो हम कहेंगे पंखा चल रहा है, द फैन इज मूविंग, वो भी हमारा कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यहाँ पे लता जी हैं, वो गाना गा रही हैं अब, हमारे बोलने के समय नाउ मतलब अब, अभी वो गाना गा रही है। दूसरा है एक लड़का है कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है। हो सकता है मेरे पास का कुछ काम हो, इसलिए वो मेरे तरफ धीरे धीरे आ रहा है। जैसे आप लोग एक सीरियल चलता था श्री कृष्णा, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो बचपना देखे होंगे, कैसे वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से चलते हुए माँ यशोदा के पास आते थे। तो पास्ट है, पास्ट में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हमारा बोलने के वक्त घटनाएं जारी है, सारी की सारी घटनाएं हमारा कंटिन्यूअस में है। एक और है दीपक जी हैं, वो लाफिंग कर हंस रहे हैं, उन्हें मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो हंस रहे हैं। ठीक, कभी कभी हमारे हरकतों से कोई हंसने लगता है तो हरकतें हमें बार बार करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे करने से अगला का मन क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश होने देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, एक वर्ड को आप याद रखिएगा, नाउ। नाउ मतलब अब, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, इस सब का मतलब होगा अब या वर्तमान समय, तुरंत, अभी। और ये जब भी आपको सेंटेंस में दिखेंगे आपको डिनोट करेंगे कि कहीं आप मत भटकिए, वर्ब का कौन सा रूप लगाइए, वर्ब का केवल चौथा रूप लगाइए। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में वो क्या कर रही है, तो वह एक पत्र को लिखती है कि लिख रही है, लिख रही है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बनाता नहीं हूँ, बना रहा हूँ। बनाता हूँ का मतलब कि रोज मेरा वीडियो आने लगेगा, तब तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान समय में जारी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इस क्षण भी जारी हो। जैसे मान लीजिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो फिल्म बना रहा हूँ, तब रोड पे खड़ा हूँ तो कोई पूछेगा सर क्या करते हैं, तो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। तो रोड पे फिल्म थोड़ी ना बना रहा हूँ, वह काम मेरा चल रहा है, लेकिन इस क्षण अभी जारी नहीं है। आपसे पूछेंगे सर हम एक कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी लिखने का मतलब कि 24 घंटा आप वही नहीं कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिल रहा है पूरा का पूरा ध्यान उसी पे चल जा रहा है। तो ये आपका एक्शन जो होता है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता है, लेकिन रुक रुक के चलता रहता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है दिस डेज, इन दिनों वह क्या कर रही है, तो वह एक उपन्यास लिख रही है। नाउअडेज मतलब आजकल वे लोग क्या कर रहे हैं, तो वे लोग एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। तो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं मतलब अस्थायी कार्य है, एक न एक दिन वो शूटिंग समाप्त होगा और आने वाले समय में फिल्म हमारे बीच आएगा, थिएटर में लगेगा, रिलीज होगा। तो कोई भी चीज़ अगर एक समय से स्टार्ट होकर एक समय पर जाकर समाप्त हो जाए, रुक रुक के चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जगह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन के लिए होता है। इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस समय है गोल्ड। रोज इसका दाम घटता है, रोज इसका दाम बढ़ता है। ये ऐसा हमारे लिए दिक्कत हो गया है कि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ज्वेलरी खरीदे तो कब खरीदे।
गोल्ड बहुत हमें परेशान करके रख चुका है, क्योंकि 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा लंबा छलांग लगा दिया है कि वहाँ अब हमें डर लगने लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि हमें गोल्ड के बारे में सोचना ही बंद कर देना हो। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसके प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है। हमारा जीवन, आपका जीवन, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा चेंजेबल होता रहता है, यानी बदलता रहता है, कभी भी ये एक जगह स्थिर नहीं होता है। आप देखे होंगे हमारे आसपास जो पेट्रोल पंप है वहाँ भी पेट्रोल और डीजल का दाम घटते बढ़ते रहता है, सब्जी का भी दाम घटते बढ़ते रहता है। तो जो भी आर्टिकल्स का दाम में परिवर्तन होता रहता है उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए जिसमें यहाँ पे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज इंक्रीजिंग। इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए, वहाँ कभी भी बच्चे एक प्रकार स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों का आना बच्चों का जाना लगा होता है। कितना भी अच्छा हम पढ़ा दें तो जाने वाला बच्चा चला ही जाता है, कितना भी हम खराब पढ़ाए लेकिन पढ़ने वाला मेरे साथ रुका ही रहता है। इसी तरह कुछ ऐसी स्थिति होती है जो कभी स्थिर होती नहीं है बल्कि वो बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग। उसका जो लिखने का शैली है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करे। इम्प्रूव मतलब सुधार हो रहा है, सुधार होता है नहीं बल्कि सुधार हो रहा है। हम भी आप लोगों से कहेंगे कि ये जो आप अपने आप को हैबिचुएटेड कर लिए हैं मोबाइल के साथ जोड़कर, थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको एग्ज़ाम भर कम से कम कोशिश कीजिए कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, किसी भी तरह उसको अपने से अलग कर दीजिए। और भरपूर कोशिश कीजिए कि जो विज़न आपका है, जो ड्रीम आपके मदर फादर का है या मेरा है, सभी लोग उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। कहा गया है सेंटेंस इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू गेट हेवन यू विल हैव टू डाई। ठीक, टॉप होने के लिए बहुत बेस्ट देने की कोशिश करना पड़ता है, और अगर बेस्ट देने के लिए एक दो चीज़ों का अगर आपको त्याग करना है तो आज से अभी से तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम, और ये इसका अंतिम नियम है कि टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए होता है। जो चीज़ होगा, हो नहीं रहा है अभी। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, बड़ा पैसा हो गया, एक्साइटेड हो गए हम कि कार अब ले लेना चाहिए। आप मेरे सामने पूछे सर क्या कर रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं कार खरीदने के लिए। तो जा रहे हैं, खरीद नहीं रहे। आई एम नॉट बाइंग, आई एम गोइंग टू बाई। इसका मतलब कि वो अभी काम होगा। कभी कभी सुनने में आता है कि बच्चे कहते हैं कि पिताजी घर आ रहे हैं, क्या करने? तो पीटने के लिए। तो पिताजी पीट नहीं रहे बल्कि पीटने अभी आ रहे हैं। आपके घर 2-3 गेस्ट आते तो माँ करिए चाय बनाने जा रहे हैं, तो माँ भी चाय बना रही नहीं है बल्कि बनाने के लिए जा रही है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो भविष्य, इसमें देखिए इसमें टाइम हमारा फ्यूचर है, टाइम हमारा फ्यूचर है लेकिन टेंस हमारा प्रेजेंट है। इसी का तो मिक्सअप हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में दिखेगा कि ये फ्यूचर है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। ठीक, माई फादर इज कमिंग टुमारो, मेरे पिताजी कल आ रहे हैं। देखिए टुमारो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो घटना है फ्यूचर का है, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यूअस में जगह दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपके हम बीच रखेंगे जो ध्यान रखिएगा कि उसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे नहीं। और इनकेस अगर मान लीजिए लग भी जाता है कुछ वर्ड से तो उनका अर्थ कंप्लीटली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसमें एक वर्ड के साथ हम आपके बीच आएंगे और दूसरा वर्ड के साथ हम आपके बीच में आएंगे हेट। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम लविंग माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूँ। अगर ऐसे बोलेंगे तो अगला समझेगा कि अस्थाई प्यार कर रहे हैं। लव जो वर्ड है परमानेंट एक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा। जो भी हमारा घटना परमानेंट एक्शन में होगा उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे।
एक और वर्ड है हेट। हेट मतलब नफरत करना। अचानक से आपके दोस्त से अनबन हो गया, तब क्या बोलते हैं? आई एम हेटिंग यू। नो, आप बोलते हैं आई हेट यू। यहाँ पे जो आप बोलते हैं आई हेट यू, आप सोचे भी नहीं है कि ये एक नियम के तहत आप बोल रहे हैं। यूं ही आप बोलते रहते हैं आई लव माई मदर, आई लव माई कंट्री, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसमें एक ग्रामेटिकल तरीका जुड़ा हुआ है। आप कभी नहीं बोलते हैं आई एम लविंग माई कंट्री, आई एम लविंग माई मदर, कभी नहीं बोलते हैं। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा बोल देते हैं तो समझ जाइए कि आपका एक्शन प्रेजेंट में नहीं है, बल्कि आपका एक्शन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, बल्कि आपका एक्शन कॉन्टिन्यूअस में। देखिए कुछ वर्ड्स है, आप लोग देख लीजिएगा। सी है, हियर, स्मॉल, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, स्मेल होगा। उसके बाद नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, टेस्ट है, के बाद भी आपका अपीयर है। ये सारे वर्ड्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स है, ये सारे परमानेंट एक्शन के लिए। देखिए इसमें हम इस वर्ड को आपके सामने रखे थे, लव को, हेट को, डिसलाइक है, होप है, डाउट है, एडमिट है। आई डाउट यू, आई एम डाउटिंग यू नहीं होगा, आई डाउट यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीन है, सपोज है, थिंक है, इमेजिन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आई एम थिंकिंग यू, नहीं, गलत, आई थिंक यू, आई थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो थिंक भी हमारा परमानेंट एक्शन के लिए है। इसमें आपका प्री सपोज है, रिकॉल है, रिकॉलेक्ट है, रिमेंबर है। रिमेंबर वर्ड को लेते हैं, आई एम रिमेंबरिंग नहीं बोलिएगा, आई रिमेंबर। रिमेंबर हमारा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, परमानेंट एक्शन है। एक और वर्ड आपके सामने है, बिलीव, विश्वास करना, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन गॉड। फॉरगेट, भूल जाना। सबसे अच्छा तो वर्ड है नो ना, आई नो, मैं जानता हूँ। कभी कभी लोग से गलती हो जाता है, आई एम नोइंग, नोइंग वर्ड गलत हो गया। नो का मतलब परमानेंट एक्शन। मैं जानता हूँ तो अच्छा से जानता हूँ, अस्थाई आपको नहीं जानता हूँ। आज से आप हमको जानिएगा तो अस्थाई जानिएगा, अस्थाई नहीं जानिएगा। कहीं भी मान लीजिए कि इसके बाद हमारा वीडियो आएगा तो देखते ही देखते कहिएगा सोनू सर पढ़ा रहे हैं, तो देखना चाहिए, मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओन है, पोसेस है, आपका हैव है, बिलोंग टू है, कीप है, कॉन्सिस्ट है, कॉन्टेन है, कॉम्प्रोमाइज, इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। ये सारे वर्ड्स आपको टाइम एंड टेंस के लेसन में मिल जाएंगे। आप उसे लिख लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा कि कभी भी उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। आईएनजी का प्रयोग आप मत कीजिए, करिएगा तो गलत हो जाएगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं, इक्वल है, कॉस्ट है, डिज़र्व है, ये सारे वर्ड्स देख लीजिएगा। अब हमने बोला था कि जो वर्ड्स आपके हैं, ये सारे वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स से कहते हैं कि हमको आईएनजी से बहुत ज़्यादा लगाव है, हम लगाएंगे तो लगाएंगे। अब क्या हुआ, उसके लिए भी नियम बनाना पड़ा, ज़्यादा नहीं है, 3-4 वर्ड्स उसको देख लेते हैं। ठीक, पहला वर्ड्स आपका है सी। ये आपका जो है ना, एक हमारा हो जाएगा देखना और दूसरा हमारा हो जाएगा मिलना। ध्यान रखिएगा कि सी का अर्थ जब देखना होगा तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होगा, और सी का अर्थ जब मिलना होगा तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में होगा। जैसे आयशा और लायन, मैंने एक शेर को देखा। तो यहाँ पे आपका सी का अर्थ देखना हो रहा है तो आईएनजी नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें आ जाएगा कि सी का अर्थ मिलना होगा तो हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते। देखिए, आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज रात आपको देख रहा हूँ, कि मैं आज रात आपसे मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे सी का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे सी का अर्थ आपका होगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है, याद रखिएगा। सी का 2 अर्थ होता है, कंटिन्यूअस में जब इस्तेमाल कीजिएगा तो मिलना होगा, और बाकी किसी टेंस में इस्तेमाल कीजिएगा तो देखना होगा। दूसरा वर्ड हमारा आ रहा है हियर। हियर का भी 2 अर्थ होता है, लिख ही देते हैं। एक अर्थ होता है सुनना और दूसरा अर्थ होता है सुनवाई करना।
एक अर्थ होता है सुनना, दूसरा अर्थ होता है सुनवाई करना। तो जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं तो वहाँ पे हम हियर का इस्तेमाल पहला रूप में, दूसरा रूप में, तीसरा रूप में, पांचवा रूप में कर सकते हैं, लेकिन जब मिलना होगा तो वहाँ पे हम केवल और केवल किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। लिखा भी है कि हियर का अर्थ जब सुनवाई करना हो तो इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। देखिए यहाँ पे है, ठीक। आप लोग थक गए होंगे, फिर भी थोड़ा देर और पेशेंस के साथ देखिए, वीडियो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बस देख लीजिए और दिमाग में ये आप बातें आपका छप जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपीयर, अपीयर का अर्थ होता है प्रतीत होना। अपीयर का अर्थ होता है प्रतीत होना, ठीक ना। प्रतीत का मतलब होता है कि वो चीज़ है भी, वो चीज़ नहीं भी है। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि अपीयर का अर्थ प्रतीत होना होगा तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होगा। जैसे इट अपीयर्स दैट ही विल सक्सीड, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप सफल होंगे। प्रतीत होता है, प्रतीत होने से क्या होगा, आप जब तक उस लेवल का मेहनत नहीं कीजिएगा तब ऐसा रिजल्ट आप डिजर्व ना करिए। जितना कहा जाता है ना, जितना आप चीनी मिलाइएगा पानी में उतना ही रस वो मीठा होगा। तो अगर पढ़ाई का आपका पढ़ाई का समय बढ़ेगा तो उस आकार पे रिजल्ट भी आपका रहेगा। सोचिएगा कि बस हवा हवाई बस बातें करना है और रिजल्ट बस अच्छे टॉप 5 में आ जाए, टॉप 3 में आ जाए, तो ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। आगे है अपीयर का अर्थ जब प्रकाशित होना होगा या प्रकट होना होगा तो इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे मैंने एक पुस्तक लिखा और वो पुस्तक अगले मंथ में क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है, तो जब प्रकाशित होगा तो वहाँ पे हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपका प्रतीत होगा तो वहाँ पे हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और वर्ड आपके सामने आ रहा है, नाउ अ न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। अब एक नया कलाकार मंच पे आ रहा है, तो मंच पे आएगा तो आप उसको स्पष्ट देखिएगा। जब स्पष्ट देखिएगा तो कंटिन्यूअस लगेगा, और जब डाउट रहेगा, जब भ्रम रहेगा, जब देखने में दिक्कत होगा तो प्रतीत होगा। जैसे आप लोग पेपर देने बैठिएगा तो पहले दिन का पहला पेपर और पहला प्रश्न डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा पहले तो प्रतीत होगा कि बहुत मुश्किल पेपर है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे 2-4 प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद धीरे धीरे आप आगे तक बढ़िएगा, वही पेपर आपको आसान दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारा तो टारगेट था कि प्रेजेंट पूरा आज समाप्त कर दे, लेकिन अगला वीडियो में हम परफेक्ट आपके बीच लेकर आएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके बीच लेकर आएंगे। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा परीक्षा में। धन्यवाद।